हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं बीपीएससी TRE 3.0 के दूसरे सेट को लेकर के, और यह सेट आपका 17वें बीपीएससी में भी काम आएगा। 17th बीपीएससी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर जनरल स्टडीज के 40 प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। समय कम है, आप लोग नियमित रूप से, चूंकि मैं मॉडल क्वेश्चंस को लेकर के आपके बीच उपस्थित हो रहा हूं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, बहुत मेहनत करके सारे प्रश्नों को कलेक्ट करता हूं। ऐसा नहीं कि इधर उधर जिधर तिधर से क्वेश्चन को उठा करके दे दिया गया, ये नहीं है। सभी प्रश्न आपको जब आप सेट देखेंगे तब भी आपको लगेगा कि सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं, मैक्सिमम चांस हो इसी टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। इन ख्यालों से मैंने इन प्रश्नों को, चूंकि बहुत गहन अध्ययन करने के बाद इसे मैं एक जगह एकत्रित करके टाइप करवा के फिर आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूं। तो आइए एक एक करके हम लोग सभी प्रश्न को देख लेते हैं। यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ये एक आसान प्रश्न है, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इन विकल्पों में से किसी में नहीं है। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य क्या है? यात्रा है। ठीक है, तो बंगला नहीं, बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्या है? कहता है दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मालिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था? और मालिक काफूर ने यह हीरा फिर किसको दे दिया? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, तो किसने प्रदान किया था? तो रुद्र प्रताप देव ने। एक्चुअली रुद्र प्रताप देव से ले लिया मालिक काफूर ने, और मालिक काफूर चूंकि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, तो फिर मालिक काफूर ने दे दिया अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा कि मालिक काफूर ने किससे लिया था? तो रुद्र प्रताप रुद्रदेव से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त, यानी केरल का तो लोक नृत्य है ही, उसके अतिरिक्त बंगाल में भी उसको लोकप्रिय बनाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने केरल के शास्त्रीय नृत्य कथकली को बंगाल में भी काफी लोकप्रिय बनाया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन में? तो 61वां संविधान संशोधन में ऐसा किया गया था। कब? तो 1988 में 61वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट है, बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कथन गलत क्या है बिंबिसार के संबंध में? तो बिंबिसार के संबंध में वह मगध का वास्तविक संस्थापक था, ये बिल्कुल सही है। इनकी पहली पत्नी प्रसेनजीत की पुत्री थी, तो ये बात गलत है। ठीक है, इनकी पहली पत्नी नहीं बल्कि इनकी दूसरी पत्नी थी, और प्रसेनजीत की पुत्री नहीं थी बल्कि प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, उसने राजवैद्य जीवक को अवंती राज चंड प्रद्योत के इलाज के लिए उज्जैन भेजा था, ये सही है। तो यहाँ पर विकल्प 2 जो है वो गलत है। तो पूछ रहा था कौन कथन असत्य है, तो ऑप्शन बी जो है यही कथन असत्य है। तो उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न है 36 क्या कहता है? लाइकेंस निम्नलिखित में से किसका एक अच्छा प्रदूषक है, सॉरी अच्छा सूचक है? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, वायु प्रदूषक का एक अच्छा सूचक है लाइकेन। लाइकेन के बारे में ये पूछा था कि किसका एक अच्छा सूचक है, किसके बारे में ये अच्छा सूचना देता है? तो लाइकेन वायु प्रदूषण के बारे में एक अच्छा सूचना प्रदान करता है, सूचना देता है। नेक्स्ट है 37, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था 1947 में, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? या कभी कभी पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? तो ये इंदिरा गांधी के समय में ये गरीबी हटाओ को नारा दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल होता है 1974 से 1978, तो ये हो गया 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है
भारत में चुनाव पहली बार किसके समय में हुआ था? मैं यहाँ पर एक सूचना आप लोगों को दे दूं, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। एक बुक जिसका नाम है ट्रिकी जीएस। यदि आपके पास कम समय है और कम समय में जीएस की तैयारी करनी हो तो निश्चित ही आपको ट्रिकी जीएस पढ़ने चाहिए। छोटी पुस्तक है, कम कीमत की पुस्तक है, लेकिन इंपॉर्टेंट कंटेंट इसमें भरे पड़े हैं और ट्रिक से भी बहुत सारे प्रश्न को करवाया गया है। तो वहां पर आप ट्रिक की मदद से काफ़ी आसानी से जीके के प्रश्न को याद भी कर सकते हैं। 1 से 2 दिन में आपको होम डिलीवरी हो जाएगी, जेन्युइन कीमत पर बुक मिलेगी। तो आप ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं, 2-3 दिन में आपके घर पर बुक आ जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दिया हुआ है, बुक को ऑनलाइन खरीदना बिल्कुल भी नहीं भूलें। कम समय में बहुत अच्छी पुस्तक है तैयारी करने के लिए, जीके जीएस का खासकर, तो आप ट्रिकी जीएस खरीदना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आइए चलते हैं प्रश्न पर। और यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उंगली को कष्ट दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, और वीडियो को लाइक भी कर दे तो और अच्छी बात है। कोई समस्या हो तो कमेंट भी करें, आपकी समस्याओं से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट 39 है, भारत में चुनाव पहली बार किसके समय में हुआ था? तो भारत में पहली बार चुनाव जो हुआ था ये लिनलिथगो के समय में हुआ था, 1936 के आसपास। ठीक है, लिनलिथगो के समय में। उसके बाद आइए नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न कहता है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? तो CR फार्मूला जैसा सुन के लगता है कि चित्तरंजन दास ने बनाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। CR फार्मूला को जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। CR फार्मूला किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किस लिए तैयार किया था? मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो गतिरोध चल रहा था उस गतिरोध को कम करने के लिए बनाया गया था। 41 है, एक व्यक्ति 10,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कर्ज लेता है, उसे कितना ब्याज देना होगा? तो आप लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने, तो उस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। नहीं तो 10% की वृद्धि होगा ना, तो इसको प्रतिशत को हटाएंगे, यानी 110/100 करेंगे तो ये हो जाएगा 11/10 कटने के बाद। ठीक है, और इस पर पावर कितना है? 4। जब आप 11 को 4 बार गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 4 6 4 1, और 10 को जब 4 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, अब यदि ब्याज पूछ रहा है तो आपका यही 4641 जो है, चूंकि 1000 इसमें माइनस हो जाएगा, ये मिश्र धन हो गया और ये आपका मूलधन हो गया। तो 4641 रुपया जो विकल्प सी में आपको दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरा नियम है सक्सेसिव नियम भी हम लोग बोलते हैं, आप लोग खूब जानते हैं। 10% वृद्धि यदि सक्सेसिव रेट में करिएगा तो 21 होता है, तो 2 बार कर देंगे, क्योंकि 4 वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष इधर निकाल लिए, 2 वर्ष इधर निकाल लिए। अब इस दोनों के लिए भी सक्सेसिव निकाल लेंगे, तो 21 दूना 4200 इधर हो जाएगा आपका, और 21 गुना 21 441 इधर हो जाएगा। फिर इसमें 4200 में 441 जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 4641, जो विकल्प सी में है। तो जैसे आपको सुविधा लगे। आइए नेक्स्ट है, यदि 2 धनात्मक संख्याओं का योग 15 है और उसके व्युत्क्रम का योग 3/10 है तो संख्याएं ज्ञात करिए। इसको आप विकल्प से बनाएं तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आसान होगा। कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का योग यानी x + y बराबर 15 लाना है, और 1/x और +1/y बराबर लाना है 3/10। तो विकल्प रख करके चेक कर लेंगे। 5 10 15 तो होता ही है, और 5 10 यदि इस तरह से रखेंगे तो हो जाएगा एलसीएम 10, और 5 दूनी 10 तो 2 + 1 3, 3/10। दोनों ही समीकरण को संतुष्ट कर रहा है आपका विकल्प ए। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 60 है, 2 संख्या है, इसका गुणनफल 60 है, यानी पहली संख्या यदि x है तो दूसरी संख्या कितना है? 60/x। 2 संख्याओं का जब गुणनफल 60 होता है तो पहली संख्या यदि x है, दूसरी संख्या हो गया 60/x। कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, अब इसको भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिए, दोनों के वर्गों का योग कितना हो जाता है? 136 हो जाता है। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा?
ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तब क्या होगा ये करना है। तो एक तो आप इस प्रकार से द्विघात समीकरण आएगा, द्विघात समीकरण हल करके निकाल सकते हैं, नहीं तो दिमाग लगा करके भी निकाल सकते हैं। दिमाग लगा के निकालने का मतलब है कि दोनों संख्याओं का योग या तो 17 होता होगा या 16 होता होगा या 13 होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं रख करके। x का मान 10 रखते हैं, यदि 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ पर यदि 10 रखेंगे तो ये कट करके हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो 10 और 6 यदि हम रखते हैं दोनों संख्याओं तो हमारा 10 छके 60 भी पूरा हो जाता है, और दोनों के वर्गों का योग 136 भी हो जाता है। कहने का मतलब विकल्प बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 44। 1 रुपये में 30 चॉकलेट खरीदी गई। 1 रुपये में कितना चॉकलेट खरीदे हैं? 30 चॉकलेट। अब कह रहा है कि 20% लाभ पाने के लिए आपको 1 रुपया में कितना चॉकलेट बेचना होगा। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत आसानी है। आप 1 रुपया अभी है आपके पास, ठीक है, और खरीदे कितना है? 30 चॉकलेट खरीद लिए हैं। अब आपको 20% लाभ लेना है इसी 30 चॉकलेट को बेचने के लिए। 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब होता है कि 1 रुपया में 20% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 6/5 या 1.20। तो दोनों एक ही बात है। तो 6/5 रुपया, यानी 6/5 रुपया में बेचना है हमको क्या? 30 चॉकलेट बेचना है। तो 6/5 रुपया, 6/5 कैसे हुआ? तो 6/5 हुआ 1 रुपया में हम 20% की वृद्धि कर दिए हैं, तो बन गया ये 6/5। अब यदि आपको पूछे हैं कि 1 रुपया में कितना बेचना होगा, तो हम ये जान रहे हैं कि 20% लाभ तभी होगा जब हम इस 30 चॉकलेट को बेचते बेचते हमारे पास पैसा हो जाना चाहिए 6/5 रुपया। 6/5 का मतलब होता है 1.20 रुपया, यानी 1 रुपया 20 पैसा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि 1 रुपया में कितना, तो 1 RS में कितना बेचना होगा? तो ये 5 ऊपर में गुना हो जाएगा, 6 नीचे गुना हो जाएगा। तो 6 पंचे 30, 5 है 25। 1 रुपया में 25 चॉकलेट बेचने होंगे, तो सही विकल्प हो गया अपना बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट है 45। 15 महिलाएं और 10 पुरुष 30 दिनों में किसी कार्य को कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 15 महिला मिलकर जितना काम कर सकती होगी 10 पुरुष मिलकर उतना काम पूरा कर देता है। यानी 3 महिला का जो कार्य करने की क्षमता है वह 2 पुरुष के इक्वल है। अब यहाँ पर आपसे पूछा उसी काम को 4 पुरुष और 9 महिला से करवाएंगे, तो हम दोनों को एक बना लेते हैं। कैसे? तो यदि 2 पुरुष बराबर 3 महिला, तो 4 पुरुष बराबर कितना महिला? तो 4 पुरुष बराबर कहिएगा 6 महिला। इधर 2 गुना कर दिए, पुरुष में 2 से गुना कर दिए, तो महिला में भी 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी कि 4 पुरुष बराबर 6 महिला। अब देखिए कहा कि 4 पुरुष और 6 महिला, बताइए कितना दिन में काम पूरा करेगा। तो हम क्या किए कि 4 पुरुष को भी महिला बना दिए। तो 4 पुरुष को महिला बनाएंगे तो कितना महिला हो जाएगा? 6 महिला। तो 6 महिला और 9 महिला कुल मिलाकर के पूछ रहा है कि 15 महिला, बताइए कितना दिन में काम करेगा। प्रश्न में ही दिया है कि 30 दिन में करेगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का होना चाहिए, किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक है? थर्मोकोल, बर्फ और तेल। तो आपको लग रहा होगा कि तेल होगा, लेकिन उत्तर सही है यहाँ पर बर्फ। इन दिए गए में से बर्फ का घनत्व सबसे अधिक होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। एक कार 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड तक अपना वेग बढ़ाती है, तो इसका त्वरण ज्ञात करें। आप लोग त्वरण बराबर सूत्र एक सुने होंगे, v - u/t। ये हुआ अंतिम वेग, ये हुआ प्रारंभिक वेग और समय। तो यहाँ पर 20 - 10/5, तो ये कट के हो जाएगा 2। तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशा नहीं है? तो कौन सा कृत्रिम रेशा नहीं है? जब भी आपको नहीं करके प्रश्न पूछता है तो थोड़ा कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जानिए कि सभी कृत्रिम रेशा है, पूछा कि नहीं है, ठीक ना। और ये तीनों क्या है? रेयॉन है, नायलॉन है, एक्रिलीन है, ये सब सभी कृत्रिम रेशा है।
यदि यहाँ पर ये नहीं रहता प्रश्न में तो पूछता कि कौन सा कृत्रिम रेशा है, तो हम क्या कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन पूछ दिया कि कृत्रिम रेशा नहीं है तो बोलेंगे भाई सभी कृत्रिम रेशा ही है। अब उत्तर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, जीनोम क्या है। तो जीनोम जो होता है ना, किसी कोशिका या जीव का कहे तब भी कोशिका का बात आ जाएगा। तो किसी कोशिका या जीव में उपस्थित जीन या आनुवंशिक पदार्थ का पूरा समूह को जीनोम कहते हैं। ठीक है, किसी कोशिका अथवा किसी जीव में उपस्थित जो जीन है, ठीक है, इसी जीन का डीएनए बना होता है। तो जीन या आनुवंशिक पदार्थ का जो पूर्ण समूह है, पूरा ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप को यानी जीन के पूरे ग्रुप को या आनुवंशिक पदार्थ के पूरे ग्रुप को जीनोम कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया अर्धसूत्रीय विभाजन के किस अवस्था में होती है। तो ये उप अवस्था का नाम है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन और डिप्लोटिन। तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया में गुणसूत्र का टुकड़ा जो होता है ना, उसका आदान प्रदान होता है। इसका टुकड़ा इधर चला जाता है और उसका टुकड़ा इधर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो है ये हो जाता है आपका पैकिटिन अवस्था में। ये उप अवस्था है, पैकिटिन उप अवस्था में। प्रोफेज फर्स्ट की ये अवस्थाएं हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो एरन अभिलेख का संबंध जो है ये बुद्धगुप्त से है। एरन अभिलेख का संबंध किससे है, बुद्धगुप्त से है। और ये एक ऐसा अभिलेख है जिसको कहते हैं कि धार्मिक अभिलेख है एक प्रकार का। नेक्स्ट है 52, गुप्तों के पतन से लेकर 7वीं शताब्दी की शुरुआत में हर्षवर्धन के उदय तक निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्तरी भारत पर सत्ता पर जो है काबिज था। तो गुप्तों के पतन से लेकर 7वीं शताब्दी के शुरुआत में हर्षवर्धन के उदय तक, यानी जब हर्षवर्धन का उदय हो रहा था उस समय उत्तरी भारत में शासन कौन कर रहा था। तो ये सभी मगध का गुप्त, थानेश्वर का पुष्यभूति और कन्नौज का मौखरी, ये सभी उत्तर भारत में क्या कर रहा था, सत्ता पर काबिज थे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद नेक्स्ट है 53, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से वह कौन था जिसने सबसे पहले अपने सैनिकों को वेतन, नगद वेतन देना अदायगी मतलब शुरू किया, नगद अदायगी की। तो ये पहला पहला सुल्तान था जो अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने अपने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए कहेगा तो इल्तुतमिश को याद करते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। तो ये वसीन की संधि थी, जब पेशवा बाजीराव द्वितीय के अस्तित्व को, स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। यहाँ के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय का कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह गया। ये संधि थी वसीन की संधि। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है और इसमें हार होती है भारतीय राजाओं की, तो इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, और इसी संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, सहायक संधि का पर हस्ताक्षर करने वाला दूसरा राज्य कौन था। तो ये ट्रिकी जीएस में जो अभी पीछे कमेंट कर रहा था, वहां पर यदि आप ट्रिकी जीएस से पढ़ेंगे तो ट्रिकी जीएस में है HM और T। HMT पहले घड़ी भी आता था, ट्रैक्टर भी आता था, तो HMT याद रखना है। तो हैदराबाद, मैसूर और तंजौर पहले शासक थे सहायक संधि जो बेलेजली लेकर के आए थे। ले जली सहायक संधि, ये भी ट्रिक है, पूछेगा सहायक संधि की जन्मदाता कौन है, तो ट्रिक है ले जली सहायक संधि, यानी बेलेजली ने किया था सहायक संधि। सहायक संधि पर 3 राज्य जो थे सबसे शुरू में हस्ताक्षर किए थे, और इन तीनों राज्यों के बारे में कई बार पूछ लिया गया है। तो पहला राज्य था हैदराबाद, दूसरा राज्य था मैसूर और तीसरा राज्य था तंजौर। यहाँ पर तीनों राज्य की चर्चा है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि दूसरा राज्य कौन था, मैसूर था, यानी विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा गया है फिर से सुमेलित नहीं है, तो सभी सुमेलित है।
ठीक है, सभी सुमेलित है। प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रनारे के द्वारा चलाया गया था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले और तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सभी सुमेलित है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो सुमेलित नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट 58 है। 58 का कहना है बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? अष्टांगिक मार्ग में, त्रिपिटक में, चार आर्य सत्य में, किसमें निहित है बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार? तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन सही बात यही है कि चार आर्य सत्य उन्होंने जो देखा था, जिसको देख कर उनका हृदय परिवर्तित हो गया था, उन्हीं चार सत्य में बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार निहित है। क्या क्या था? बूढ़ा, बीमार, शव और सन्यासी। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव मतलब मुर्दा, लाश, और बूढ़ा, बीमार, शव और सन्यासी। जब ट्रिकी जीएस में पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको ये याद करने के लिए मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, खरीदना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप लोग। 2 से 3 दिन में आपको होम डिलीवर हो जाएगा, एक जेन्युइन कीमत पर मिलेगा। यदि आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं वहाँ पर तो उपलब्ध है, लेकिन थोड़ा महंगे प्राइस पर उपलब्ध है। लेकिन मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मात्र 90 रुपये में आपको मिलेगा। मार्केट में परचेज करेंगे तो इतने में ही मिलेगा, और हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से खरीदेंगे तब भी यहाँ पर उतना में ही मिलेगा। तो खरीद लें, छोटी पुस्तक है, कम समय में तैयारी करने के लिए बहुत अच्छी है। क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में किसने कहा कि आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? ठीक है, तो क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि ये जो है ना आगे की तारीख का चेक है, लेकिन इसका बैंक खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। किस फसल की मुख्य किस्में लच्छा, मोंगरा और जारदा है? तो ये किस फसल की किस्में हैं? मुख्य किस्में हैं कपास की, केसर की, कॉफी की, किसकी है? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा केसर की, और केसर में भी कश्मीरी केसर की मुख्य किस्में हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का की जलमग्न पर्वत श्रृंखला हिस्सा है? किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो म्यांमार से शुरू होता है अराकान योमा पर्वत, और ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी अराकान योमा का ही हिस्सा है अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। चंद्रभागा नदी जिसको चिनाब नदी का ही नाम है चंद्रभागा नदी। तो चंद्रभागा नदी की चंद्रा और भागा नदियां का संगम किस स्थान पर होता है? तो चंद्रभागा नदी की चंद्रा और भागा नदियों का जो संगम होता है ये लाहौल स्फीति नामक जगह पर होता है। ये कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है लाहौल स्फीति। यही लाहौल स्फीति में चंद्रा और भागा नदियों का संगम होता है, और इसी संगम के बाद इस नदी का नाम पड़ता है चंद्रभागा नदी। वर्तमान में इसको कौन सा कहते हैं? चिनाब नदी कहते हैं। नेक्स्ट 63 है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। 64 प्रश्न है। यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्रकृति दर से नीचे हो, यहां पर इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग को स्थिर रख के समझने का प्रयास करिएगा। वास्तविक बेरोजगारी दर क्या होता है और बेरोजगारी की प्रकृति दर क्या है? बेरोजगारी की प्रकृति दर समझना थोड़ा आसान है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर वास्तविक बेरोजगारी दर को समझेंगे। बेरोजगारी की प्रकृति दर का मतलब होता है कि बिल्कुल कम से कम बेरोजगारी। नेचुरल बेरोजगारी का, प्राकृतिक बेरोजगारी का मतलब है कि स्वाभाविक रूप से जितने से बेरोजगारी उत्पन्न हो सकता है, किसी के वजह से नहीं, उतनी सी बेरोजगारी, यानी कम से कम बेरोजगारी होता है प्राकृतिक बेरोजगारी। अब कह रहा है कि इससे भी नीचे, प्राकृतिक बेरोजगारी से भी कम वास्तविक बेरोजगारी। वास्तविक बेरोजगारी कैसे निकालते हैं? तो जितना भी काम करने वाली संख्या है, श्रम बल है, उसको कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं और 100 से गुना कर देते हैं, तो प्राप्त होता है वास्तविक बेरोजगारी। कह रहा है कि प्राकृतिक बेरोजगारी से भी कम, नीचे मतलब कम वास्तविक बेरोजगारी हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? कहने का मतलब सभ्य आदमी के पास रोजगारे रहेगा तो सबके पास पैसा हो जाएगा, और जैसे ही पैसा सबके पास हुआ तो मुद्रास्फीति दर क्या होगा? बढ़ जाएगा। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ चुके होंगे।
आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने कहा था धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? एक केस हुआ था, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को वहां के राज्यपाल ने इमरजेंसी लगाकर हटा दिया था, वहां पर आपातकाल लागू कर दिया था। तो उन्होंने राज्यपाल के विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया और तब इतना बड़ा निर्णय आया कि अनुच्छेद 356 में संशोधन करके कहा कि सिर्फ राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय भावना को ध्यान में रखते हुए यदि लगेगा कि इमरजेंसी लगाना तभी लगाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। ये एक बड़ा मामला था और वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन से थे? तो M.R. बोम्मई। तो M.R. बोम्मई बनाम संघवाद मामला जो है ये 1988-89 का मामला है। तो यहाँ पर जो है कि उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद जो है भारतीय संविधान की मूल विशेषता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, किस संवैधानिक संशोधन ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत की है? किस संवैधानिक संशोधन में? तो 46वां संविधान संशोधन हुआ था, 46वां 2002 में हुआ था। ठीक है, 2002 में। और इसी 2002 में इसमें क्या हुआ कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत की गई है। और इसको कहाँ पर जोड़ा गया है? 21 का पहला जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बात आपको मौलिक अधिकार में मिल जाएगा। अनुच्छेद 45 में कहा गया है नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत कि 6 वर्ष तक के बच्चों को सरकार जो है यह व्यवस्था करेगी कि उसको निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। बाद के समय में जब अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया, यानी मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो उसमें भी यह दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति का और सरकार का, एक गार्जियन के नाते भी और सरकार होने के नाते भी, यह सरकार का या गार्जियन का दायित्व होगा कि वह 14 वर्ष तक के बच्चों के कम से कम निःशुल्क शिक्षा की सहायता मुहैया कराए। तो 46वां संविधान संशोधन 2002 में इसको लागू कर दिया गया। उसके बाद 67 है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई थी? किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई थी? आप लोग ये जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा। ये एक आसान प्रश्न है। नेक्स्ट 68 है, मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य का नाम क्या है? तो मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाला जलडमरू मध्य जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है। आप लोग जानते हैं इंग्लैंड और फ्रांस को विभाजित करता है इंग्लिश चैनल, अलास्का और रूस को विभाजित करता है बेरिंग जलडमरू मध्य। तो यहाँ पर सही हो जाएगा जिब्राल्टर, यानी विकल्प सी। 69, यहाँ से 2 प्रश्न मैंने करंट अफेयर्स का लिया है। केंद्र सरकार के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर्स का भी, इसलिए याद ही कर लीजिएगा। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, DRDO और भारतीय सेना ने कहां मानव पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर मानव पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण राजस्थान में किया है। तो ये था हमारा आज का सेट नंबर 2। हो सकता है कि शाम तक अथवा कल सुबह तक मैं सेट नंबर 3 भी लेकर के आऊँगा। बने रहेंगे आप लोग शाही पाठशाला के साथ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।